आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11th का हम काफ़ी डिटेल्स में एंड क्विक रिवीजन सीरीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हिंदी होता है पाचन और अवशोषण। इसको एनसीईआरटी ने 16 नंबर चैप्टर दे रखा है, बट ये एनसीईआरटी का ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म आता है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हेडिंग है इस चैप्टर का। तो जैसा कि आपसे या हमसे ही किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे ही डाइजेशन मेरा प्रोसेस एंड हो जाएगा तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए डाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं। डाइजेशन पाचन, डाइजेशन का हिंदी पाचन होता है। डाइजेशन इज ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन डाइजेशन। यहाँ पे एक टर्म आया है, आपको ये समझ में आना चाहिए, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? डाइजेशन इज ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये हम थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। हाइड्रोलाइसिस में दो वर्ड का कंबाइन है, एक तो हाइड्रोलाइसिस है और दूसरा लाइसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है डाइजेशन में वह एक रिएक्शन के रूप में है। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहला जो ये याद रखना है कि हाइड्रो शब्द कहीं पे भी लगा हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, कहीं पे भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में या कहीं पे भी हाइड्रो शब्द लगा हो, इसका सीधा संबंध वाटर से होता है। वाटर इज डिनोटेड बाय H2O। वाटर को हम H2O से भी डिनोट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, हाइड्रो शब्द का मतलब सीधा संबंध इसका वाटर से होता है। वाटर को हम H2O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी में अब है पूरा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ये समझते हैं, ब्रेक डाउन विद प्रेजेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। यहाँ पे विद लगा है, विद का मतलब होता है के साथ या के उपस्थित। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्रेक डाउन विद प्रेजेंट ऑफ वाटर। वाटर की उपस्थिति में या वाटर के साथ किसी भी फूड का या किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा टर्म इसी में है, दूसरा वर्ड जो था वो लाइसिस रिएक्शन है। तो लाइसिस कहीं पे भी लगा हो, इसका वाटर से रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे किसी भी हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो विदाउट H2O। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, ब्रेक डाउन विदाउट प्रेजेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज लाइसिस रिएक्शन। विदाउट का मतलब होता है कि बिना या के अनुपस्थित। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, पानी की अनुपस्थिति में या पानी के बिना किसी भी फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम लाइसिस रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक टर्म जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो ये होता है कि डाइजेशन इज़ अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन डाइजेशन। पाचन जो मेरा एक प्रोसेस है यह एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि पाचन का जो मेरा प्रोसेस है ये पानी के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण पाचन के लिए पानी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या रिएक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला इसी में है, अगला लाइन इसका हेडिंग है वो है कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड इन डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, फूड का मतलब होता है भोजन, ब्रेक्स का मतलब टूटना। ठीक है, सिंपल का मतलब सरल, फूड का मतलब भोजन। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। तो ठीक है, अगर आप CBSE का स्टूडेंट हैं तो इसको ईजिली याद कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन ये वाटर इज डाइजेशन इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड इन डाइजेशन। ठीक है, यानी पानी की उपस्थिति में किसी भी फूड का या किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा तो दिस इज़ अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इसी में है दूसरा पॉइंट कि पानी की उपस्थिति में जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की प्रक्रिया को डाइजेशन पाचन कहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक जस्ट लाइक पिक्चर की तरह इसको इमेजिंग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक रोटी लिया। ठीक है, ये पूरा गोल सा रोटी है,
ठीक है। इसको मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। पानी की उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जितना कि मेरा ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर सके, ब्लड के साथ यह मिल सके। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आगे चलिए, आगे हम डिस्कस करते हैं। इसी में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल? स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल की संरचना। ठीक है, तो इसमें है एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी होता है, एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी आहार नाल होता है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, माउथ से एनस तक का पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से हम खाते हैं और जहाँ से निकालते हैं वहाँ तक के सभी पार्ट को, सभी डक्ट को, सभी ग्लैंड को, सभी एसेसरीज, इम्पोर्टेंट ऑर्गन को एक हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो 9 मीटर होता है लगभग। ठीक है, अगर आपसे अप्रॉक्स में पूछा जाए तो 8 to 10 मीटर अप्रॉक्स में होता है लगभग। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले हम माउथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माउथ कैविटी डिस्कस करेंगे। माउथ कैविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ कैविटी का हिंदी मुख गुहा होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टीथ देखेंगे, जॉ देखेंगे, इसके बाद टंग देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स देखेंगे, सलाइवा कैसे प्रोड्यूस होता है, भोजन के साथ कैसे मिक्स होता है। तो सारे पॉइंट पे हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम माउथ कैविटी में जो सबसे पहला मेरा आता है वह है पिक्चर ऑफ जॉ का मतलब जबड़ा होता है, यानी सबसे पहले जबड़ा को देखेंगे। ठीक है, माउथ कैविटी का सबसे मेन मुद्दा जो है वो मेरा जबड़ा है, जॉ है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर वाला जबड़ा है, दिस इज़ कॉल्ड एज मैक्सिला अपर जॉ। ऊपर वाला जबड़ा को मैक्सिला कहेंगे, अपर जॉ। नीचे वाला जो जबड़ा है इसे मैंडिबल लोअर जॉ कहेंगे, दिस इज़ अ मैंडिबल लोअर जॉ। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऊपर वाला जबड़ा को मैक्सिला कहेंगे और नीचे वाला जबड़ा को मैंडिबल कहेंगे। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है कि सर या भाई, मतलब जो भी हो, कि जो मेरा मैंडिबल लोअर जो है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत बोन है। नो, दिस इज़ नॉट, क्योंकि अगर पूरे शरीर में बोन का मजबूत और लंबा की बात की जाए तो वो है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेटेड बोन ऑफ द इज कॉल्ड एज फीमर बोन। ठीक है, आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे लंबा और सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जांघ की हड्डी फीमर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल जो है ये हमारे फेशियल बोन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे मजबूत बोन है। आपको याद होगा कि हमारे मुंह में कुल 14 हड्डी है, जिसमें मैंडिबल सबसे मजबूत और सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, तो पूरे बॉडी की बात, ओवरऑल बात की जाए लंबा और सबसे मजबूत की, तो फीमर आपकी जांघ की हड्डी होगी। और फेस की ओवरऑल बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें मैंडिबल लोअर जो होता है। ठीक है, ये फ़िलहाल मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि कन्फ्यूज़न में था बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए बाद बाकी इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बोन के बारे में, तो स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी को देखिए मैंने नोट पॉइंट में कवर किया है। आवर बॉडी हैज़ 2 जॉ, अपर जॉ इज कॉल्ड एज मैक्सिला एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड एज मैंडिबल। हमारे बॉडी में आवर बॉडी हैज़ 2 जॉ, हमारे बॉडी में जो है 2 जबड़ा है, 2 जबड़ा है। ऊपर वाला जबड़ा को मैक्सिला कहेंगे एंड नीचे वाला जबड़ा को मैंडिबल कहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे के पॉइंट पर, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्योंकि हमारे जो जॉ है, जबड़ा है, इसी में टीथ मेरा क्या है, अटैच्ड है। तो इसके बाद जो मेरा पॉइंट आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ या टूथ। टीथ या टूथ दोनों का अर्थ दांत ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, वर्ड डिफरेंस होता है बट दोनों का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो सेम होता है। यानी दांत की संरचना डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये मैंने क्या किया, एक डेंटल लिया है और उसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ना ही बैक व्यू है, ना ही साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला जितना भी पोर्शन है इसे हम गम्स कहेंगे, दिस इज़ अ गम्स। गम्स का मतलब मसुरा होता है। इसके बगल में जो आपको सफ़ेद वाइट पार्ट जितना भी दांत का दिखता है, दिस इज़ अ क्राउन। दांत का जो भी पार्ट सफ़ेद होता है वो क्राउन कहलाता है। और दांत, गम्स के अंदर दांत का जो पार्ट घुसा हुआ है, धंसा हुआ है, उसे रूट कहेंगे। रूट का मतलब जड़ होता है। और यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा होगा कि गम्स के थोड़ा बगल में है नेक एरिया।
नेक है, ठीक है। अगर इसको एज अ डॉक्टर अगर आप इसको एक माइक्रोस्कोपिक से वन डेंटल का स्टडी करते हैं तो नेक पोर्शन आपको गम्स के अंदर ही नज़र आएगी। उसको हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, आगे हम देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी को मैंने क्या किया है, नोट्स में डिस्कस किया है। नोट पॉइंट 1 है, टूथ इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट। दांत को क्या गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रूट, दूसरा है नेक एंड तीसरा है क्राउन, ठीक है। रूट एंड नेक आर प्रेजेंट इन गम्स। रूट और नेक जो मेरा है वो गम्स के अंदर, गम्स का मतलब मसूरा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा, क्राउन इज़ वाइट पोर्शन ऑफ द टीथ। वाइट पोर्शन बोलिए या पार्ट बोलिए, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। दांत का जो भी पार्ट वाइट होता है वो क्राउन कहलाता है, इस कॉल्ड एज क्राउन, ठीक है। अब वन डेंटल का हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखते हैं। इससे हमको ये कन्फ्यूज़न दूर होगा कि मेरा जो नेक पोर्शन था, नेक एरिया जो था वो गम्स के अंदर कैसे नज़र आता है, ठीक है। तो चलिए एक हम माइक्रोस्कोप लेते हैं और उसमें एक डेंटल को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस इज़ अ रूट, दिस इज़ अ रूट, ये आपका रूट है। यहाँ से 3 लेयर्स बना है, आपको याद रखना होगा और समझना होगा। 3 लेयर है, ठीक है। मैं ओवरऑल इसको एक बार बना देता हूँ। 3 लेयर है। ये वाला जो लेयर है, ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अ क्राउन, क्योंकि दांत का जो भी पार्ट वाइट होता है, सफ़ेद होता है, वह क्राउन कहलाता है। इसके अंदर ये देखिए, दूसरे कलर से दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला आपका इनेमल कहलाता है, जो कि हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट किसके लिए है, टीथ के लिए है, ना कि बॉडी के लिए, ठीक है। दांत का सबसे मजबूत अंग पूछा जाए तो इनेमल बताना है, ना कि पूरे बॉडी का, ठीक है। तो डिस्कस करते चलेंगे। और इसके अंदर जो है दूसरे कलर चूज़ करते हैं, हम ब्लैक को लेते हैं। और देखिए ये वाला जो आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका डेंटाइन कहलाता है, जो कि इनेमल के अंदर है। डेंटाइन जो है ये ओनली हार्ड है, ना कि हार्डेस्ट, ठीक है। ओवरऑल इतना आप याद रखिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो पार्ट था, इसे थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज़ अ रूट। इसमें देखिए ये वाला जो लेयर्स था मेरा, ये वाला लेयर्स, इसके ऊपर में जो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ क्राउन। जो भी दांत का वाइट पोर्शन होता है वो क्राउन कहलाता है। इसके अंदर देखिए ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्राउन हार्डेस्ट कहलाता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट है हमारे टीथ का। इसके अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट इस तरह से मुलायम संरचना पाया जाता है, जो कि डेंटाइन कहलाता है, जो कि हार्ड है, ना कि हार्डेस्ट, ठीक है। अब इसी में है, देखिए इसके अंदर जो है ये वाली जो आपको लेयर्स दिख रही होगी, थर्ड लेयर्स, इसका नाम है पल्प कैविटी। दिस इज़ अ पल्प कैविटी एंड आल्सो कॉल्ड एज लिविंग पार्ट। पल्प कैविटी है और इसको लिविंग पार्ट भी दांत का कहा जाता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गन को या किसी भी पार्ट को वर्क करने के लिए या किसी भी कोशिका को, सेल को जीवित रहने के लिए उसे न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो हमारे दांत में जो कोशिका को न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो पल्प कैविटी के द्वारा ही पहुंचता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। तो इसीलिए इसे लिविंग पार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए ये इस तरह का कुछ सेल्स पाया जाता है, ठीक है, कुछ सेल्स पाया जाता है जिसका नाम है ऑडेंटोब्लास्ट। ऑडेंटो मीन्स टीथ होता है एंड ब्लास्ट मीन्स बनाने वाला होता है, ठीक है। इसके देखिए इसके बाद जो रूट के बाद जो यहाँ से मेरा ये पोर्शन दिख रहा था, ये पोर्शन जो मेरा दिख रहा था, ये वाला पोर्शन, ये आपका रूट है, ये नेक है, ठीक है, नेक है, दिस इज़ अ नेक। और यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है ये आपको गम्स के मसूरा के बाहर होता है, और यहाँ से नीचे वाला पार्ट आपको मसूरा के अंदर होता है। यहाँ से नेक से लेकर रूट तक सब गम्स के अंदर होता है, और नेक से ऊपर का पार्ट गम्स के बाहर होता है, ठीक है। गम्स नेक एरिया से ही एक सेल्स का फॉर्मेशन निर्माण होता है, जो कि एमिनोब्लास्ट सेल्स होता है। एमिनोब्लास्ट सेल्स के द्वारा ही इनेमल का निर्माण होता है, और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये हम नोट्स में इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका नोट्स पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो या फिर 12th बोर्ड की बात हो, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट है इसका, क्राउन इज़ कवर्ड इनेमल, यानी क्राउन जो होता है वो इनेमल के द्वारा, ये इनेमल को जो कवर करने का काम करता है वो क्राउन करता है, ठीक है। क्राउन के द्वारा इनेमल को कवर करके रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है
एमिनोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन नेक एरिया। एमिनोब्लास्ट जो मेरा सेल्स था वो एमिनोब्लास्ट सेल्स मेरा जो था वो क्या कर रहा था कि नेक एरिया में पाया गया था, नेक एरिया में पाया गया था, जो कि गम्स के अंदर ही पाया जाता है अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है एमिनोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस इनेमल। एमिनोब्लास्ट सेल्स के द्वारा ही इनेमल का फॉर्मेशन होता है और एमिनोब्लास्ट सेल्स जो है ये नेक एरिया में दांत के नेक पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर ऑर्डेंटोब्लास्ट। ऑर्डेंटो मीन्स टीथ एंड टूथ, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, टूथ या टीथ दोनों का अर्थ सेम ही होता है। एंड ब्लास्ट मीन्स बनाने वाला, अर्थात आप समझ गए होंगे कि दांत को जो भाग बनाता है उसे ऑर्डेंटोब्लास्ट कहा जाता है। ऑर्डेंटो मीन्स टीथ या टूथ एंड ब्लास्ट मीन्स बनाने वाला। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट है ऑर्डेंटोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस डेंटाइन। ऑर्डेंटोब्लास्ट के द्वारा डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है, बट एमिनोब्लास्ट के द्वारा इनेमल का निर्माण होता है। तो दो सेल हमारे दांत में पाया जाता है, एक तो एमिनोब्लास्ट जिसके द्वारा इनेमल का निर्माण होता है, जो कि हमारे दांत का सबसे मजबूत कठोर अंग होता है। ठीक है, दूसरा सेल है ऑर्डेंटोब्लास्ट जिसके द्वारा ऑर्डेंटोब्लास्ट है जिसके द्वारा डेंटाइन का निर्माण फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है मेरा अंडर द इनेमल डेंटाइन इज प्रेजेंट। अंडर द इनेमल डेंटाइन इज प्रेजेंट, इसको समझना है कि इनेमल के अंदर जो है डेंटाइन पाया जाता है। इनेमल के अंदर डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन इज हार्ड सब्सटेंस ऑफ द टीथ एंड टूथ। ये हार्ड सब्सटेंस है, ना कि हार्डेस्ट। ये हमारे जो डेंटाइन साहब जो हैं ये हार्ड सब्सटेंस है, ना कि हार्डेस्ट। हार्ड का मतलब होता है ओनली कठोर, ठीक है, नॉर्मली कठोर, बट हार्डेस्ट का मतलब होता है सबसे मोस्ट या सबसे अधिक कठोर। ठीक है, तो चलिए आगे आउट पॉइंट है मेरा 7 नंबर पॉइंट है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। दिस इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द टीथ, इट हैज़ ब्लड वेसल्स। इसमें आपको समझना है काफ़ी मतलब जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी, यानी हमारे दांत का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, मुलायम पार्ट होता है, वह पल्प कैविटी होता है। दिस इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द टीथ, और ये हमारे दांत का जीवित भाग है। इसी के द्वारा हमारे टीथ को न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है, इट हैज़ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है जिसके द्वारा रक्त हमारे को दांत की कोशिका तक पहुंचती है। ठीक है, अगला पॉइंट है 8 नंबर मेरा पॉइंट है इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द टीथ या टूथ। हार्डेस्ट यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब होता है सबसे अधिक कठोर, यानी इनेमल जो है ये हमारे दांत का सबसे कठोर अंग है, बट डेंटाइन जो था ये ओनली हार्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनेमल एंड डेंटाइन बोथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। इनेमल और जो डेंटाइन मेरा है ये मेड अप ऑफ जो बना है वो कैल्शियम से बना है। वो किससे बना है, तो दोनों जो है कैल्शियम से मिलकर बना है, बट इनेमल हैज़ मोर कैल्शियम। इनेमल में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे ये काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आगे है कि हमारे बक्कल कैविटी में कितने प्रकार के दांत पाया जाता है और उसकी संख्या कितनी होती है, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो 4 काइंड्स ऑफ टीथ हमारे जो बक्कल कैविटी माउथ कैविटी होता है इसमें 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज इंसीजर। पहला जो है वो इंसीजर है जो कि 2 कट का काम करता है, केवल काटने का काम करता है। इसकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। दूसरा है कैनाइन जो कि 2 टीयर का काम करता है और इसकी संख्या 4 होती है। 2 टीयर का मतलब चीरने फाड़ने की काम करती है, और यही जो है हमारे अभी के पर्सन में ह्यूमन बींग्स में नॉन फंक्शनल माना जाता है। वो आगे हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 नंबर मेरा जो दांत था, तीसरा जो 3 प्रकार का जो दांत नेक्स्ट प्रकार था वो प्रीमोलर था जो कि गार्डिंग का काम करता है और इसकी संख्या 8 होती है। गार्डिंग का मतलब वो पीसने का काम करती है, इसकी संख्या 8 होती है। फोर्थ और लास्ट टाइप का मोलर जो कि गार्डिंग का ही काम करती है, बट इसकी संख्या 12 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, मोलर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है, आपको याद रखना होगा। ये पीसने का काम करती है और इसकी संख्या कुल संख्या इसकी 12 होती है, जिसमें 4 जो है विजडम टीथ आर प्रेजेंट। विजडम टीथ भी शामिल है। विजडम टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड अकल का दांत। विजडम टीथ को अकल का दांत भी कहा जाता है। ठीक है,
आपको याद रखना होगा कि 12 जो मेरा दांत था मोलर, इसमें 4 विजडम टीथ भी पाया जाता है। विजडम टीथ का मतलब होता है अकल का दांत, ठीक है। विजडम टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड मोलर। ये जो मेरा विजडम टीथ है इसे थर्ड मोलर भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना मोलर, ये किसी किसी ह्यूमन बींग्स में आता भी है और किसी में नहीं भी आता है, ठीक है। ओवरऑल जिसमें ये दांत आती है उसकी डेंटल पूरी जो है पूरी दांत 32 हो जाती है, उसका डेंटल फार्मूला 32 हो जाती है। वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेंटल फार्मूला एंड इम्पोर्टेंट पर्सन डेंटल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जिसमें मोलर आती है उसकी संख्या, ये विजडम मोलर आती है उसकी दांत की संख्या टोटल 32 हो जाती है, 32, और जिसमें नहीं आती है उसका 28 ही रह जाता है, ठीक है। एक्चुअली इसके आने से या नहीं आने से हमारे बक्कल कैविटी में किसी भी तरह का इशूज़ या प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि गार्डिंग का जो पीसने का जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो सेकेंड मोलर के द्वारा ही संपन्न हो जाता है, ठीक है। सेकेंड मोलर के द्वारा ही संपन्न हो जाती है, तो थर्ड मोलर के रहने से या नहीं रहने से किसी भी तरह का प्रॉब्लम, इशूज़ या इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विजडम टीथ है ये कब निकलती है, तो जब 18 वर्ष से 24 वर्ष के ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स, तो जो 18 से ऊपर के होते हैं, ओवरऑल इसका एवरेज है 18 to 24 के ईयर में ये दांत निकलती है, ठीक है। तो आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो